गुड इवनिंग। नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी थी, केमिकल काइनेटिक्स। 2 लेक्चर आ चुके थे। लगभग रेट कैसे लिखा जाता है और रेट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कर लिया। हमने थोड़ा सा डिस्कस आर्डर का लिया था और आर्डर का केवल हमने नाम दिया था। एक शब्द हमने कहा था कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर केवल प्रैक्टिकली निकाला जा सकता है, थ्योरेटिकली कोई उपाय नहीं। बताने के लिए तरह तरह के फार्मूले बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप केवल देख के ऑर्डर बता पाए। केवल वो एक्सपेरिमेंट से ही निकल सकता है। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कैसे रिएक्शंस का ऑर्डर निकालते हैं और क्या होता है ऑर्डर, कुछ समझने का प्रयास है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हिंदी में भी ऑर्डर, हिंदी में कोटि कहते हैं इसको। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा ए से बी, समझ लीजिए ए से बी में कोई रिएक्शन हो रही है। हमने ए का C1 कंसंट्रेशन लिया, हमने ए का C1 कंसंट्रेशन लिया और यहां से जब हमने रेट निकाला मान लेते हैं वो आर, मान आर बस मान लेते हैं। कैसे? कुछ समय बाद कंसंट्रेशन चेंज हुई, कुछ समय बाद कंसंट्रेशन चेंज हुई होगी। एक्चुअल में रेट अकेले कंसंट्रेशन के दम पे तो निकाला नहीं जा सकता। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी से आप रेट निकालो। इनिशियल कंसंट्रेशन की बात मैं कर रहा हूं। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान लिया कि C1 था और डेल्टा टी टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टाइम और डेल्टा टी टाइम इंटरवल, मतलब डेल्टा टी टाइम में वो C2 हो गया होगा। C2 माइनस C1 कंसंट्रेशन में चेंज अपन डेल्टा टी वहां से रेट निकाल लिया होगा। प्रैक्टिकली सब बातें कर रहे हैं, थ्योरेटिकली कुछ नहीं। हमने इसका रेट देखा कि R1 था, ठीक। हमने इसी रिएक्शन C2 कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट किया। इनिशियल कंसंट्रेशन की बात मैं कर रहा हूं, इनिशियली। और उसी डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए, इसको मैं R1 कहता हूं समझने के हिसाब से। 2 पार्ट में इसी रिएक्शन को देखें, फिर करिएगा। ए से बी में ये रिएक्शन हो रही थी। ये बात पक्का है कि कंसंट्रेशन पे जो डिपेंड रेट करता है, हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग पढ़ा था, उसमें भी रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो हमने बात किया। C1 कंसंट्रेशन था, रेट R1 था। कैसे निकाला गया? डेल्टा टी टाइम इंटरवल में हमने निकाला। C2 इनिशियली था और डेल्टा टी इसी सेम टाइम इंटरवल में हमने ये देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं मान लेता हूं कि अच्छा, अब मैं दोनों को कंबाइन एक साथ देखना चाह रहा हूं और दोनों में मैं रिलेशन निकाल रहा हूं। प्रैक्टिकली सब एक्सपेरिमेंट है, ये सब एक्सपेरिमेंट, ये थ्योरेटिकली कुछ नहीं है, सब एक्सपेरिमेंट। हमने ये कहा था कि अगर
फॉर C2 इक्वल टू 2C1, मैं एक कंडीशन पर्टिकुलर एक कंडीशन लेता हूं। ये क्या कंडीशन है कि यहाँ की कंसंट्रेशन यहाँ की कंसंट्रेशन से डबल, ठीक है। अगर यहाँ की कंसंट्रेशन यहाँ की कंसंट्रेशन से डबल होने के कारण रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, स्पेशली केस में देना, इस केस के लिए C2 इक्वल टू 2C1 के लिए अगर R2 R1 ही समझने के हिसाब से यहां कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं है उस चीज। इसका तात्पर्य क्या होगा? कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट में फर्क नहीं आया। हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर की जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, तो ये जीरो। अगर ऐसा हो, इससे प्रैक्टिकली देख रहे हैं, हमने C1 कंसंट्रेशन का रेट निकाला, R1 आया, कंसंट्रेशन चेंज किया हमने, वहां भी आप देखा वो R2 आया, हमने क्या डिस्कस निकाला? कंसंट्रेशन का रेट में फर्क ही नहीं हो रहा। तो अगर जिस रिएक्शन से कहा गया, जिस रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऑर्डर जीरो ऑर्डर। ये कौन सी ऑर्डर बन गई? जीरो। ठीक, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, मैं दूसरा केस लूँ यहां। अगर C2 इक्वल टू 2C1 के लिए R2 भी 2R1 हो गए, मतलब क्या? अगर हमने कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। अगर ऐसा होता है तो इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा गया, इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली, ठीक है। कंसंट्रेशन डबल गया, रेट भी डबल हुआ, तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, एक और केस अगर हम लें, इसी केस के लिए C2 इक्वल टू 2C1, अगर R2 4R1 हो गया तो ये कहते हैं सेकेंड ऑर्डर। आपके सिलेबस में केवल 2 ऑर्डर तक की रिएक्शन है। इसका तात्पर्य ये कि मैं एक जनरलाइज वे में इस रिएक्शन के लिए ये कहना चाह रहा हूं, इसमें लिखने के बाद चलिए यहां पे कि जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है ए के कंसंट्रेशन पे और पावर एक्स। ये एक्स क्या है? एक्स ही ऑर्डर है। एक्स क्या है? ये ऑर्डर। ये कैसे पता चलता है? सिर्फ एक्सपेरिमेंट। अगर ऐसा हो रहा है, देखिए, अगर x बराबर 0 देखिए, अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी की बात करें, बड़े ब्रैकेट में ये लिखा है, मतलब ए का कंसंट्रेशन है, R1 अपान R2 इक्वल टू A1 अपान A2, तो A1 अपान A2 और इसका पावर क्या? x। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? अगर x को आप 0 कर दो तो ये पूरा टर्म 1 बन जाएगा, किसी का पावर 0 1, तो R1 बराबर क्या है? ये ऑर्डर है। कैसे पता चला? ये प्रैक्टिकली पता चलता है कि हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन में चेंज किया है, फिर भी रेट सेम, रेट नहीं चेंज हुई है। इसका तात्पर्य है कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन पे क्या आएगा? 0। इसका कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट से आएगा। हाँ, हिंट दे देगा, जैसे क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी ऑर्डर है, या कि यूनिट देख के हम जान जाएंगे, नॉर्मली यूनिट से हिंट मिलता है, या कि इस तरह की कुछ लैंग्वेज देगा कि कंसंट्रेशन इतने गुना चेंज करने से रेट इतने गुना चेंज हो गया, तो वहां से आपको हिंट मिलेगा कि किस ऑर्डर की रिएक्शन। इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि आप निकाल पाओ, ठीक है। इसलिए बहुत कहीं भी तरीका बताया जाए कि ये ऑर्डर है, ऑर्डर निकालने का ये तरीका है, टोटली फेक है। मैं बार बार कह रहा हूँ,
ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। हाँ, थ्योरी के भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कोई मेथड है क्या रेट ऑर्डर निकालने का? नहीं, कोई मेथड नहीं, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट की वजह से। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट किया, कंसंट्रेशन चेंज कर करके रेट निकाला और रेट और कंसंट्रेशन के बीच का हमने रिलेशन देखने का प्रयास किया। अगर कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है तो जीरो ऑर्डर, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीधे तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर स्क्वायर के साथ जा रहा है ना, 2 गुना बढ़ाने में 4 गुना बढ़ रहा है तो वो सेकंड ऑर्डर, केवल एक्सपेरिमेंट से। हाँ, एक्सपेरिमेंट के बाद हमने जब निकाल लिया कि हाँ ये ऑर्डर है, तब हम जाकर के यहाँ फिर मैथमेटिकली इसको दे सकते हैं, एक्स की वैल्यू रख के और फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले से आप नहीं, रिएक्शन देख के आप नहीं बता सकते कि कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, बताते हैं, बहुत सारे लोग त्रिकालदर्शी होते हैं, पर नहीं, बिल्कुल। अच्छे से लिख लीजिएगा सभी को। केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से एक चीज पढ़ा गया होगा। और यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्डर। दोनों में मैं थोड़ा सा डिफरेंस देने का प्रयास करता हूं। देखिएगा क्या डिफरेंस है। हिंदी में इसे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं, शायद पता नहीं मुझे, वो कंफर्ट नहीं। वहां पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, A प्लस बी से C प्लस डी। मैं कुछ और लिखता हूं, 2A प्लस 3B से C प्लस डी, ऐसा कुछ करते हैं। वहां पे जब रेट लिखा जाता था तो वो प्रोपोर्शनल टू लिखा जाता था A टू द पावर 2 B टू द पावर 3। केमिकल इक्विलिब्रियम में यहां जो कंसंट्रेशन के ऊपर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लेकिन यहां पे इसी रिएक्शन के लिए अगर आप लिखो रेट, ऑर्डर निकालने के लिए अगर आप लिखो ये चीज, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर x B टू द पावर y, हो सकता है कि C की पावर z। बहुत बड़ी चीज, यहां पे केवल रिएक्टेंट उपस्थित हो सकता है। यहां पे आप इस चीज से मुक्त हो, रिएजेंट के मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों वहां पे आ सकते हैं और दोनों पे डिपेंड कर सकते हैं। ये फर्क है। अच्छा, यहां पे जो ऊपर लिखा गया था वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, तो यहां पे ऊपर क्या लिखा जा रहा है वो आपको नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट से। वो एक्सपेरिमेंट से कैसे? आप एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, फिर देखोगे कि एक अकेले, पहले एक ही कंसंट्रेशन डबल किया, हमने देखा कि R भी डबल हो गया, तो पता चला कि A के परिप्रेक्ष्य में विद रिस्पेक्ट टू A, अकेले A की बात नहीं कर रहा क्योंकि A की कंसंट्रेशन अकेले चेंज किया। अगर A का कंसंट्रेशन हमने बदला, चेंज किया और प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया और हमने देखा कि रेट भी डबल, तो हम क्या कहेंगे कि A के रिस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि डबल करने से डबल हो गया। अगर A का कंसंट्रेशन हमने डबल किया और रेट वही रह गया, तो क्या कहेंगे? A का कोई प्रभाव ही नहीं, तो फिर हम इसको हटा दो वहां से। फिर रेट में जब A का कोई प्रभाव ही नहीं है तो एक उपाय लिखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि यहाँ कौन कौन से टर्म है। ऑर्डर की खास विशेषता, जब आप ऑर्डर के लिए ये रेट का इक्वेशन लिखते हो तो क्या प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किस किस चीज की कंसंट्रेशन फर्क करने से रेट में फर्क आता है। जो जैसा फर्क डालेंगे वैसा, जरूरी नहीं कि
अकेले रिएक्टेंट्स के ऊपर जो है वो केवल इंटीजर है, नहीं, वहां पे फ्रैक्शन भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटीजर है। ये दोनों में अंतर है, बहुत खास अंतर है। यहाँ पे मैंने a⁴ लिखा। पहला चीज इन दोनों में क्या दिख रहा है, यहाँ केवल रिएक्टेंट होते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे जो पावर में है वो क्या है, स्टोइकोमेट्रिक आवश्यक, और वहां पे पावर में क्या है हमको खुद नहीं पता, तो कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ डी नहीं लिखा होने का मतलब क्या है कि डी के परिप्रेक्ष्य में रिएक्शन किस ऑर्डर की है, है ना। यहाँ डी नहीं लिखा है, यहाँ डी नहीं है, इसका मतलब डी का कंसंट्रेशन चेंज करने से उसके रेट पे कोई प्रभाव नहीं। अच्छा, अगर मैं ए के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं कि ए का कंसंट्रेशन चेंज करने से रिएक्शन के ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो एक्स के साथ में 0 होना चाहिए, तो ए की 0 1 तो हट गया पूरा। मतलब यहाँ पे वही टर्म होते हैं जिनके कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट पे पड़ता है, और जैसा पड़ता है वैसा हम देखते हैं, है ना। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि R इज प्रोपोर्शनल टू a⁴ 1/2 b⁴ 3/2 c⁴ 1, ऐसा लिख सकते हैं, खूब लिख सकते हैं। कैसे पता चला, ये रिएक्शन देख के नहीं, एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि ए का कंसंट्रेशन 1/2 का मतलब क्या है, अगर ए का हमने डबल किया होगा वो, तो √2 के रेट में उसका फर्क आएगा। अगर कंसंट्रेशन ए का हमने डबल किया तो रेट पे क्या फर्क आया होगा, √2 गुना बढ़ गया। क्यों, ये पावर में 1/2। ये इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है कि देखो R प्रोपोर्शनल टू b⁴ 3/2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, R प्रोपोर्शनल टू b³ का क्यूब अंडर, है ना। इस हिसाब से रेट पे फर्क आ जाए, इसका ये मतलब है। C का मतलब क्या, C के परिप्रेक्ष्य में क्या दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर की दिख रही है, D है ही नहीं, मतलब D के रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये फर्क है इनका, और चलो मेन तो यही फर्क है, ये टोटल एक्सपेरिमेंट पे है, ये टेबल थ्योरी में। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है और ये एक्सपेरिमेंटल है। ये बात अब धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी कि ऑर्डर निकालने का कोई तरीका नहीं है एक्सपेरिमेंट का, सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और अलग अलग रिएक्टेंट के हिसाब से कंसंट्रेशन चेंज करके आप बता सकते हो कि इस रिएक्टेंट के हिसाब से कैसा चेंज हुआ है, तो वो किस ऑर्डर किया, वो कैसा है, उसके कैसा है, सब ऐसे हम ऑर्डर पे कमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक। ऑर्डर के कुछ नियम होते हैं, बोर्ड में नहीं आता, ऐसे बस नॉर्मली पढ़ लिया जाए। जैसे पहला नियम कि इन रेट इक्वेशन, या कि डायरेक्ट है रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स, मैंने रिएजेंट का रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों, है ना, और यहाँ पे केवल रिएक्टेंट। तो रिएजेंट मैंने कहा, तो रिएजेंट के कंसंट्रेशन जो है उनके प्रोडक्ट को आप लिख दीजिए, एंड ऑर्डर with respect to reagents raised to power, मतलब उस रिएजेंट के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है उसको कहां लिखते हैं, पावर। वो तो लिखा है, यहां 1/2 है, इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का पावर ऑर्डर कितना है, पावर। ठीक है,
ठीक है, ये पहला नियम। दूसरा नियम, ऑर्डर में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है जैसे यहां दिख रहा है, लेकिन टोटल ऑर्डर हमेशा इंटीजर होगा, ठीक है। टोटल ऑर्डर क्या होगा, हमेशा इंटीजर। टोटल ऑर्डर, बट टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं चलेगा टोटल ऑर्डर में, याद रखिएगा, ठीक है। एक रिएक्शन का टोटल ऑर्डर क्या हो सकती है, या कि जीरो हो जाएगा चलेगा, या कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये दो नियम हैं, ये दो नियम बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लिखिए इसको, जैसे मैं एक क्वेश्चन कहूं, विच ऑफ द फॉलोइंग is not possible for given reaction, ठीक है। एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, N2 plus 3H2 equal to 2NH3। इस रिएक्शन के हिसाब से मैं लिख रहा हूं बढ़िया क्वेश्चन, जी लेवल का एक बढ़िया ठीक ठाक क्वेश्चन ऑर्डर पे, ऐसे क्वेश्चन बनेगा बहुत बड़े टफ नहीं है। तो क्या संभव नहीं है, देखो पहला चीज तो रेट की इक्वेशन लिखी थी, और रेट की इक्वेशन में हम दो चीज जानते हैं, ठीक है, या कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, वो वाला तो यहाँ कुछ माहौल दिख नहीं रहा, या कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो देखें तो पावर में कोएफिशिएंट जाते हैं, वो भी नहीं दिख रहा है ना। तो बचा के अपने सोचने के लिए ऑर्डर वाला खेल हो सकता है, तो ऑर्डर के हिसाब से फिर सोचना शुरू कर दें। देखिए ऑर्डर का नाम लिया कहीं नहीं, तो हम जितना इस रिएक्शन के बारे में ये रेट लिख के हम देख रहे हैं, तो रेट लिखा देख के हम क्या सोच सकते हैं कि रेट एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन से होता है, वहां पे पावर में ये संभव हो सकता था, ये तो संभव ही नहीं था लॉ ऑफ मास एक्शन में, क्यों, क्योंकि वहां केवल रिएक्टेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट आता ही नहीं, ये तो संभव नहीं थे वहां से। संभव क्या था, अब ये पता चला कि कंसंट्रेशन वाला भी नहीं होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी वाला, क्योंकि वहां कंसंट्रेशन में माहौल नहीं, केवल ऑर्डर बचा है सोचने के लिए। अच्छा, फिर याद आया, अब जो लोग बहुत गहराई से नहीं पढ़ते, हाँ आदमी पढ़ता है कि बोर्ड लेवल के हिसाब से मैं बताऊं, बोर्ड लेवल पे ऐसी कोई किताब नहीं लिखी है जहां
मैं देखा नहीं हूँ, अगर मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ वहाँ तक लगभग हर बुक में केवल ये लिखा रहता है कि ऑर्डर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, हम लोगों ने याद भी किया। पर यहाँ भी एक कंसेंट्रेशन का क्या कहते हैं उसको, डाउट हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन कुछ तो है कि समस्या है, सबको एक जैसे दिख रहा है, तुक्का मारने के अलावा कोई उपाय है। पर एक गहराई से सोचने वाली ये बात हो सकती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा जीरो या कि पॉजिटिव। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं, जोड़ जाते हैं। -3/2 + 5/2 कितना आया? 2/2 1 सही, ये सही है। यहां देखते हैं 1/2 + 1 3/2 3/2 - 1/2 2/2 1 सही। 1/2 2 + 1/2 5/2 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये 2/3 1/3 3/3 1 और 2 मिला के 3 यस। जब आपके सिलेबस में केवल सेकंड ऑर्डर तक रिएक्शन है और हमने ये कहा कि नहीं हो सकता जीरो या कि पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर भी संभव नहीं है ना। अगर हो सकता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा देता कि नेगेटिव इंटीजर वाले देते तो वो भी संभव नहीं, ठीक है, वो भी संभव नहीं। जैसे इसी को बदल के यहाँ माइनस लिख देता, यहाँ प्लस लिख देता, वो भी संभव है, ठीक है। तो फिर मल्टीपल करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। ऑर्डर टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो या कि पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर संभव है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है, ये नहीं हो सकता, ये तो ठीक है। कौन से हो सकते हैं? तो फिर ठीक हो सकते हैं मल्टीपल करेक्ट अगर पूछना चाहे, ठीक है। ए बी सी जो भी, ठीक है। जैसे हालांकि आज तक जेई में 90% पूछे गए क्वेश्चंस ए से बी वाले रिएक्शन, ए प्लस बी से सी प्लस डी नहीं पूछा गया आज तक। एक आध बार एडवांस में कभी पूछा गया, जेई लेवल पर केवल यहाँ से आगे पूछना है। इसलिए मैं जो भी चीज डिराइव करूंगा वो यहीं से करूंगा, सब कुछ बड़े पे कैसा क्वेश्चन करेंगे वो हम देखेंगे। मैं क्या कहता हूँ, आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन लिख दूं फिर, चलो एक्स ही लिखते हैं, एक्स ही लिखते हैं, एक्स का तो एक्स, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा के ए टू द पावर, आर है रेट या कि वेलोसिटी, दोनों चीज हमने कहा था इससे। के है रेट कांस्टेंट या कि वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। बोर्ड के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेट और रेट कांस्टेंट में अंतर बोर्ड में। आप लोग देख लीजिएगा इसको इस हिसाब से, है ना, कहाँ पे क्या फर्क आता है रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट में अंतर। एक लिखित आज ही रेट और रेट कांस्टेंट में अंतर, जैसे ही ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तुरंत ग्रुप में रेट और रेट कांस्टेंट में अंतर का फोटो खींच के मैं भेजूंगा और उसको सभी लोग अपने कॉपी में लिखें, ठीक है। या कि जिन लोगों के पास गूगल की सुविधा सबको पास उपलब्ध है, गूगल पे सर्च करेंगे रेट और रेट कांस्टेंट में अंतर, चुपचाप कॉपी में लिख देंगे, ठीक है। बाकी अंतर तो दिख ही रहा है क्या है, रेट और रेट कांस्टेंट में, है ना, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। एक अंतर ये भी होगा, है ना, रेट तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है लेकिन ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक अंतर कहाँ आएगा, यूनिट पे। देखिए रेट की डिफिनेशन, रेट कांस्टेंट की डिफिनेशन, ठीक है। रेट कांस्टेंट जो रेट की डिफिनेशन तो आप पढ़ ही चुके हैं, और रेट कांस्टेंट में क्या लिखेंगे, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। फिर दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा अंतर यूनिट पे जाएंगे, यूनिट क्या आता है देख लेंगे। अच्छा, इसकी यूनिट अगर मैं देखना चाहूँ, K इक्वल टू रेट अपॉन
कंसंट्रेशन ऑफ पावर। एक्स क्या है भाई? एक्स क्या है? ऑर्डर। एक्स क्या है? ऑर्डर। ये कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट्स। ये कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। अगर हमने एक ही कंसंट्रेशन डबल किया और पूरे रिएक्शन की रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर हमने एक ही कंसंट्रेशन को डबल किया और पूरे रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो एक्स की वैल्यू 0। अगर हमने ए का कंसंट्रेशन डबल किया और रेट भी डबल हो गया तो एक्स की वैल्यू 1। अगर हमने ए का कंसंट्रेशन डबल किया और पूरे रिएक्शन का रेट भी डबल हो तो एक्स की वैल्यू 1। एक्सपेरिमेंट कर लेना, ए का कंसंट्रेशन डबल किया और पूरे रिएक्शन का रेट 4 गुना हो गया तो एक्स की वैल्यू 2। ये एक्सपेरिमेंट से है। ठीक है, आप यहां से डिफिनेशन दे सकते हैं रेट कांस्टेंट की। इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या आप रिएक्टेंट लिखेंगे? रिएजेंट लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर लिखते टाइम वहां पे क्या होता है? रिएजेंट। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पावर में क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा चलिए यहां से हम यूनिट लिखने का प्रयास करते हैं। यूनिट लिखने का प्रयास करते हैं। रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर पर अपान ये क्या है? कंसंट्रेशन। ये भी कितना हो जाएगा? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन है ना ये, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। और इसका पावर क्या है? एक्स। यूनिट निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज, आपको रखना नहीं पड़ेगा। और बोर्ड के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की यूनिट पूछ ही ली जाती है हर साल, है ना। और कोई बहुत वो दिन नहीं जब हमने कहा था कि आप बड़े एग्जाम में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट देख के ही पहचानोगे। तो यूनिट याद नहीं रहेगी तो क्या देख के पहचानोगे? तो इसलिए इस तरह से आप निकाल लोगे, याद नहीं करोगे कि अब क्या बताएं, अब याद करने का नहीं। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है? जो लिख रहे, ठीक है, आर अपान ये। अब यहां से देखा है आर की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड और इसकी यूनिट। चलिए आगे बढ़ो। मोल ऊपर जाएगा तो मोल एक पहले से था और एक मोल और आएगा पावर में माइनस एक्स। लीटर इनवर्स और लीटर टू दी पावर प्लस एक्स, क्यों माइनस एक्स ये यहां पे था, -1 की पावर एक्स, माइनस एक्स नीचे था, ऊपर गया तो प्लस एक्स। और सेकंड इनवर्स ये कितना हो गया? मोल टू दी पावर 1 माइनस एक्स, लीटर टू दी पावर एक्स माइनस 1 और सेकंड। ये काहे की है? रेट कांस्टेंट की है। काहे की है? रेट कांस्टेंट। रेट की तीसरा अंतर हुआ ये। रेट कांस्टेंट की यूनिट ये लिखोगे, रेट की यूनिट मोल पर, पता ही आपको, मोल पर लीटर पर सेकंड। अच्छा अब हम यहाँ पे केस लगाए, यहाँ पे केस लगाए। अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की हुई तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। एक्स क्या है? ऑर्डर ही तो है, तो एक्सपेरिमेंट से पता चले। कैसे पता चले? ए का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट अगर कुछ नहीं हुआ तो एक्स 0। एक्सपेरिमेंट के ए का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी डबल हो गया तो एक्स 1। ए का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना हो गया तो एक्स 2। एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा। या कि आपको क्वेश्चन में देख देते कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है तो आप पहचान जाओगे ऐसा हो जाएगा। अच्छा एक्स बराबर 0 रख दे तो के की यूनिट क्या आ जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। मान लीजिए क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये क्या हो गया? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए
रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम, रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम। पूछ लिया जाएगा आपसे, बताओ कौन सी रिएक्शन के लिए, किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है, आपको जानना पड़ेगा। इसका तात्पर्य क्या होगा कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं की, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कौन से नहीं करती, जीरो ऑर्डर में। ठीक है, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोल पर लीटर पर। एक्स की वैल्यू चेंज करने से आप बता सकते हो, एक्स की वैल्यू चलो 1 रखते हैं, के सेकेंड एक्स की वैल्यू 1 रख दिया तो के इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपकी बात, मोल टू द पावर 0 बचेगा और लीटर टू द पावर 0 और सेकेंड, मतलब के की यूनिट केवल क्या बची, सेकेंड इनवर्स। के की यूनिट क्या बची, सेकेंड इनवर्स। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा कंसर्न, क्या कहते हैं उसको, डाउट पैदा होता है ये कि जब आदमी रटा रहता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो उसके रेट कांस्टेंट में कंसंट्रेशन रिटर्न क्यों है, पहला डाउट, कंफ्यूजन यही पे पैदा ने भी विधान से निकाला है, ये सही है, पर आदमी याद करता है बेवकूफी तरीके से कि क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर रेट उस पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसके यूनिट में भी कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आया है, सेकंड इनवर्स है, इसलिए जीरो ऑर्डर यूनिट है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन, ऐसा नहीं याद करना, आपको यहां से जाना है और ऐसे, है ना, ठीक है, आपको याद ऐसे करना है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए रेट और रेट कांस्टेंट यूनिट से, तो रेट की यूनिट तो चाहे जिस ऑर्डर की हो, मोल पर लीटर पर सेकंड ही हो, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं किया, इसलिए जीरो ऑर्डर के लिए यही हो। बाकी ना समझ में आता हो तो अपना ये क्या कहते हैं बरदाऊ वाला तरीका है, कर लेंगे उसको, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, केस थर्ड दिख रहा है आपको, एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2, एक्स के स्थान पे 2 रखने पे कितना है, मोल इनवर्स और लीटर सेकंड इनवर्स तो नहीं, मोल इनवर्स लीटर सेकंड, यही बचा ना, यहाँ पे एक्स के स्थान पे 2 रखना, 1 माइनस 2 कितना है, -1, ठीक है, मोल -1, लीटर पे 2 माइनस 1, ठीक है, तो लीटर बस, और वो हम कुछ होना नहीं। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। सभी प्रकार के रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको पता है, रेट कांस्टेंट लिखने का क्या आपके पास एक्सप्रेशन है वो भी आपको पता है। इसी टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे कल कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ, कुछ और अच्छे टेक्निक के साथ। जितना आज बताया गया है ऑर्डर के बारे में, उसको कम से कम 3-4 बार सोचें और बार बार अपने माइंड में यही बैठाएं कि ऑर्डर निकालने का कोई तरीका नहीं, ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जा सकता है। हाँ, कुछ होती है सिंपल रिएक्शन जिनको कहते हैं, सिंपल रिएक्शन जो होती है ना, जैसे A प्लस बी से बन गया C प्लस डी, तो सिंपल रिएक्शन। उसके लिए बाद में सहूलियत के हिसाब से प्रैक्टिकली ये पाया गया कि जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था ना, तो क्या यहाँ पे लिखोगे R इक्वल टू A टू दी पावर 1 और B टू दी पावर 1, तो यहां से ऑर्डर आप डायरेक्ट कह सकते हो 1 + 1 होगी। किसके लिए, केवल सिंपल रिएक्शन, सिंपल स्टेप्स के, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट लॉ ऑफ मास एक्शन से कर दिया, ये भी प्रैक्टिकली ट्रू है। प्रैक्टिकली ये चीज पाई गई कि जो सिंपल रिएक्शंस होती हैं या कि 1 स्टेप की जो रिएक्शन होती है, उनके लिए बहुत फर्क इस बात पे नहीं पड़ता कि हम प्रैक्टिकली देखें। तो रिएक्शंस के लिए ये पाया गया कि प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा वो डिपेंड नहीं करती, केवल रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती हैं, और उसके पावर में ऑर्डर वही होता है जो इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये प्रैक्टिकली पाया, इसके लिए सिंपल रिएक्शंस। हाँ,
अगर a प्लस 2b इक्वल टू c प्लस 3d ऐसा कुछ हो गया और क्वेश्चन पे लिख दिया कि दिस इज सिंपल रिएक्शन, ठीक है, तो फिर आप बहुत ज्यादा सोच विचार ना करिए, चुपचाप 2 1 3 लिख दीजिए इसका। यही तो करोगे, क्योंकि इसका जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखोगे तो a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2, 2 1 3। लेकिन आप चाहें कि नॉर्मल ये रिएक्शन लिखी थी और कुछ नहीं लिखा था, सिंपल रिएक्शन है कि क्या है, कुछ है कि नहीं है ना, और आप डायरेक्ट जोड़ गाड़ दें, नहीं, संभव नहीं, ठीक है। तो इसलिए इंतजार करें उस बात का कि वो लिख रहा हो कि ये एक सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन मतलब जो बहुत नॉर्मली फटाफट हो जा रहे हैं, कोई उसमें बहुत ज्यादा हम रेजेंट्स नहीं मिला रहे हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स नहीं मिला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कैटलिस्ट नहीं मिला रहे हैं, बहुत ज्यादा वो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि अब सूर्य का प्रकाश हो तभी हो, है ना। तो फिर आप नॉर्मली कर सकते हो। जैसे मैं एक नॉर्मल रिएक्शन आपको देता हूं। मैंने आपको याद होगा कि कहा था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलके HCl बनाते हैं और ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अगर आपको याद हो तो हमने ये सब बातें बताई थी। ये जीरो ऑर्डर है, लेकिन तब जब ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हो तब। लेकिन जब इसको कह दीजिए कि नॉर्मली एक ट्यूब में इस रिएक्शन को कराइए, ट्यूब में फिर सब सूर्य की प्रकाश ना लगे, एक नॉर्मली ट्यूब में आप इसको कराइए और जब ये सिंपल रिएक्शन बन जाए तो इसका ऑर्डर क्या हो जाए, तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन बन जाएगी। तो अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं है, मतलब क्या सिंपल नहीं है, मतलब सिंपल है। सूर्य की प्रकाश की अगर उपस्थिति होगी तो सिंपल कहां होगा, कराइए ठंडी बढ़िया कोहरा, कहां सिंपल होगा, ढूंढिए सूर्य का प्रकाश। सिंपल रिएक्शन अगर नहीं है तो आप नॉर्मली लॉ ऑफ मास एक्शन से द्रव्य अनुपात क्रिया के नियम पे जाइए और ऊपर ऊपर का जोड़ दीजिए, वो ऑर्डर मिल जाए। लेकिन अगर वो सिंपल रिएक्शन नहीं है तो क्या करोगे, फिर प्रैक्टिकली के अलावा कोई उपाय नहीं है। फिर आप एक्सपेरिमेंट में जाइए और वो सब चीज देखिए, इनका रेट जो है वो क्या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। हाँ, अगर आप ऑर्डर लिखने जाओगे तो उन चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा और हो सकता है लास्ट में सबको जोड़ना पड़ेगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर का जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप आज फील करिए खूब अच्छे से। कल मिलेंगे एक बार फिर से नए लेक्चर के साथ, तब तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।